Hello everyone. I hope all you will be fine and healthy. Dear students, today we will start our first unit, physical world and measurement. And our first chapter is physical world. बेटा सिंपली इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे कि भाई साइंस क्या है, फिर इसके डिफरेंट ब्रांचेज, फिर उसके बाद भाई जो साइंस है उसका हमारे सोसाइटी में क्या यूज़ है, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज पढ़ते हैं, साइंटिस्ट के नेम पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करके सीधा मेन टॉपिक स्टडी करते हैं इस चैप्टर के। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसके अंदर जो फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो बेटा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ fundamental there are 4 types of fundamental forces in nature। तो वो हमने अभी डिस्कस किए हैं, मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सुनो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। बेटा अगर आपने इसका नाम सुना है तो इसका नाम सुना होगा आपने 9th क्लास में, ग्रेविटेशन का चैप्टर है। वही चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने चाह रहे हैं जो वहाँ पर पढ़ा था आपने। तो क्या होता है कि संसार के अंदर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिनका मास एग्जिस्ट करता है, यानी मैसिव ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और किस प्रकार करेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिफाइन करते हैं बेटा, the force of mutual attraction, the force of mutual attraction between any 2 object, the force of mutual attraction between any 2 objects in this universe is called gravitational force। It's called gravitational force। उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भाई 2 ऑब्जेक्ट हमने ले लिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए, इसका मास मान लो कैपिटल M, ये इसका सेंटर है। दिस इज द ऑब्जेक्ट बी, इसका मास मान लो स्मॉल m। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आप मान लो r। तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा,
उसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन depends on following factors। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो दोनों के मास का अगर प्रोडक्ट करोगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है बेटा। आर यानी दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना ही कम होगा। मतलब इट मीन्स इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर दोनों को कंबाइन करते हो तो हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है बेटा, और उस कांस्टेंट को आप कहोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल जी से। तो ये जो कांस्टेंट है हमने यहाँ पर यूज किया है, तो इस कांस्टेंट को कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होगी बेटा 6.67, यानी न्यूमेरिक वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और इसकी यूनिट होती है, यानी जी की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हो, यानी पहले तो जी की वैल्यू निकालो, तो जी को इस तरफ रखो, बाकी ये सभी चीज़ों को इधर लेके जाओ। आर स्क्वायर इधर लेके गए और कैपिटल एम स्मॉल एम नीचे लेके आया, है ना। तो फोर्स की न्यूटन, आर यानी डिस्टेंस की मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है मास, यानी इसकी यूनिट केजी और इसकी यूनिट केजी, तो क्या आ गया केजी स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करनी है। तो हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट उनके बीच में अगर ये फोर्स काम कर रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इनका नेचर रिपल्सिव नहीं है, अट्रैक्टिव है। तो इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है बेटा। सेकंड, जैसा कि मैंने यहां पर बताया बेटा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप ज़्यादा करोगे, ऑब्जेक्ट्स को आप दूर लेके जाओगे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और नज़दीक लेके आओगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट कर रहे हो या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है, अगर उनका मास बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सन और अर्थ का जिक्र करते हो, दो ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो सन और अर्थ, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो फिर भी इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है। क्यों? इतनी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी, क्योंकि बेटा इनका मास है वो ज़्यादा है ना। तो
अगर दोनों के मास का प्रोडक्ट आप करोगे तो वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो ना, जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था, अगर ऑब्जेक्ट्स के मास का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगा। तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं बेटा इसके अंदर कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, यानी इट इज ऑपरेटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेज, इट इज ऑपरेटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज बिटवीन मैसिव ऑब्जेक्ट्स, यानी जिनका मास बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बेटा, ये सेंट्रल फोर्स है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इट इज सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ, सेंट्रल फोर्स मतलब जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स काम कर रहा है, तो ये फोर्स हमेशा एक्ट करेगा, बोला उस लाइन के अलोंग जो लाइन इनके सेंटर्स को जोड़ती है। ये नहीं है कि ऊपर फोर्स काम करेगा या नीचे काम करेगा, नहीं, हम हमेशा लेके चलेंगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तो सिर्फ इस लाइन के ऊपर लग रहा है, या फिर इस लाइन के अलोंग लग रहा है, या फिर इसका फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तो सिर्फ इस लाइन के अलोंग लगेगा। तो इनके सेंटर्स को जो लाइन जोड़ेगी उसके अलोंग फोर्स काम करेगा, इसलिए इनको बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट वन इज इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कोई भी वर्क परफॉर्म करोगे किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा या उसके अगेंस्ट, तो वो वर्क ओनली डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज़ हम 4th यूनिट के अंदर भी डिस्कस करेंगे, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। नेक्स्ट वन इज द फील्ड पार्टिकल इज ग्रेविटोन। मतलब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहे हैं, तो वो छोटे छोटा पार्टिकल जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उन ऑब्जेक्ट्स का, तो उस पार्टिकल को हम बोलते हैं ग्रेविटोन। द फील्ड पार्टिकल इज ग्रेविटोन। जो फील्ड पार्टिकल है बेटा वो ग्रेविटोन है इसके लिए। तो बेटा आज हम ओनली जो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कर लिया हमने, ठीक है। बाकी इसके अलावा 3 फंडामेंटल फोर्सेस और बच गए हैं, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट डे। थैंक्स।